VKR स्कूल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की महत्वपूर्ण खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर लें सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। औद्योगिकरण जब होता है उसके साथ रोजगार का सृजन होता है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दोनों का प्रयास है। जहां प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है, मेड इन इंडिया की बात की है, वैसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने पिछले दिनों लगातार संभागों में जाकर जो औद्योगिक वातावरण बनाया है उसका असर, उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता कहते हुए हो रही है। पिछले दिनों वे लंदन और जर्मनी की यात्रा कर आए, ब्रिटेन की, और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है, तो मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा उद्योग विकास का एक डेस्टिनेशन बनने वाला है। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के साथ आने वाले भोपाल के इन्वेस्टर मीट में वो हमारे पार्टनर भी होंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें कुल 78,000 करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे विश्व के अंदर मंदी का वातावरण है, ऐसे समय में यदि विदेशी निवेश मध्य प्रदेश में होता है तो मध्य प्रदेश की जो हमारी औद्योगिक दोस्ताना नीति है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्योगों के प्रति लगाने के प्रति जो एक तरीके से संकल्प है उसकी सिद्धि होते हुए हमें दिखाई दे रही है। पिछले दिनों जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विदेश का सफर रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत सफलतापूर्वक हुआ और हमने जितनी उम्मीद की थी उससे ज्यादा हमें सफलता मिली है। संविधान दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा स्थान, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो पंच तीर्थ हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, पंच तीर्थों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया। चाहे बाबा साहब का जन्मदिन हो, चाहे बाबा साहब का शिक्षा स्थान हो, चाहे बाबा साहब का दीक्षा स्थान हो नागपुर में, चाहे उन्होंने अंतिम सांस दिल्ली में ली थी उस भवन को संग्रहालय बनाना, या मुंबई के अंदर जो चैतन्य भूमि है जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, इन पांचों जन्म स्थानों का, पांचों तीर्थ स्थानों का निर्माण करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मिला है। उसमें से एक ब्रिटेन में जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा प्राप्त की थी, उस भवन को भी देवेंद्र फडणवीस जी जो आज मुख्यमंत्री का जिनका निर्णय हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर वो बिल्डिंग उन्होंने खरीदी थी और उसको भी तीर्थ बनाया। वहां पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संविधान दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ ही 26/11 जो मुंबई आतंकवाद का एक बहुत बड़ा हादसा जिसमें सारी दुनिया हिल गई थी, उसमें संवेदना व्यक्त करने का भी उन्हें अवसर वहां पर प्राप्त हुआ। इस दौरान जहां जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए वहां भारतीय मूल के लोगों ने स्वागत किया, अलग से उनके साथ बैठकें हुई है और जर्मनी के अंदर हमारी एक नई फ्रेंड्स ऑफ एमपीज का भी वहां गठन किया गया है। वारविक यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हैं, वारविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में रिसर्च कार्यों का अवलोकन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी दोनों ही देश हमारे भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के पार्टनर बनेंगे, ऐसी सहमति उन्होंने प्रदान की है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि 2025 प्रदेश भर में उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें एमएसएमई और उद्योग विभाग ऐसे सभी, विशेषकर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कुटीर व ग्रामोद्योग, माइनिंग, नवीनीकरण ऊर्जा, उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग आदि विभागों की वर्ष भर
गतिविधियां संचालित की जाएगी और इस क्षेत्र में कैसे निवेश आए, इसके लिए विभागों को जवाबदारी दी गई है चुनौती के रूप में। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, पर इस रीजनल समिट में जो विशेष नर्मदापुरम में अभी जो इन्वेस्टर कौन कौन से आएंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा ही मैं, पर बाद में बताऊंगा। पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 निर्देश और दिए हैं कि सोयाबीन और धान के उपार्जन की समीक्षा सभी माननीय मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिलों में करें। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन अभी तक 77,000 से अधिक किसानों से 2,04,000 मीट्रिक टन सोयाबीन उपार्जन हो चुका है। लगभग प्रतिदिन 20,000 मीट्रिक टन की आवक हो रही है। दिसंबर में धान का उपार्जन समर्थन मूल्य भी 1,184 उपार्जन केंद्र पर प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें लगभग 7,68,000 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है सभी मंत्रीगणों को कि वे दौरा भी करें और वहां की व्यवस्था और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसकी जरा चिंता करें। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं और जिस भी देश में जाते हैं उसके राष्ट्र प्रमुख को उपहार में गीता देते हैं। और गीता एक सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह मानव मूल्यों को प्रदर्शित करता है और इसलिए गीता पूरी एक तरीके से मैं कहूं कि जीवन पद्धति मनुष्य की कैसी होना चाहिए उसका मार्गदर्शन भी देता है। और इसीलिए गीता जयंती इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। माह दिसंबर में 8 से 11 तारीख तक उज्जैन में और 11 तारीख को भोपाल और समस्त जिलों में गीता जयंती के भव्य समारोह आयोजित होंगे। तानसेन समारोह जैसा कि हर वर्ष होता है, इस बार 15 से 19 दिसंबर में ग्वालियर में आयोजित होगा। इस बार उसकी भव्यता की कोशिश की जाएगी। मुझे ये बताते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में एक बात कही थी कि मेरी 4 जातियां हैं। पहली है किसान, दूसरी है महिला, तीसरी है युवा और चौथा है गरीब कल्याण। ये चारों जातियों के लिए हम जन कल्याण पर्व मनाने वाले हैं और ये सभी जिलों में 11 से 26 सितंबर तक मनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें सभी जिलों के जनप्रतिनिधि दिसंबर 11 से 26 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेंगे, सभी जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे और ये बहुत सफल आयोजन हो इसका प्रयास हम करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि मध्य प्रदेश एकमात्र चीता स्टेट है। हमारे यहाँ भी सर्वाधिक चीते हैं। रातापानी जो भोपाल के बिल्कुल नजदीक है, वहां पर माधव नेशनल पार्क के नाम से NTCA से अनुमति प्राप्त हो गई है। वहां आसपास ग्रामीण क्षेत्र भी है, उसको बफर जोन के रूप में हम घोषित करेंगे और ग्रामीणों को असुविधा नहीं हो और माधव नेशनल पार्क का विकास हो, इस दोनों की सरकार चिंता करेगी और इसके लिए पूरी कार्य योजना 1 माह में पूर्ण हो जाएगी। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि भारत सरकार डबल इंजन की सरकार क्या होती है और उसका लाभ क्या होता है। भारत सरकार ने 41,000 मेगावाट के नवीन थर्मल पावर प्लांट हेतु कोयला आवंटन की स्वीकृति दी है। इसमें लगभग 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और जब भी थर्मल प्लांट लगता है तो प्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से भी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है।
तो जहाँ 25,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ हज़ारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को इसको आवंटन के लिए धन्यवाद देता हूँ। पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो अभियान आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कुल 75,000 करोड़ का MOU हस्ताक्षर हो चुका है और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के लिए सहमति बन गई है। इसमें प्रदेश के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर तथा मुरैना के 2,094 गांवों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी तथा पेयजल व औद्योगिक जलपूर्ति के लिए भी जल उपलब्ध रहेगा। इसमें बनने वाले बांध, बैराज, सिंचाई परियोजना की लागत लगभग 36,800 करोड़ संभावित है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी मंत्रिमंडल के द्वारा 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। दिनांक 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जन कल्याण उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, टंट्या मामा पुण्यतिथि 4 दिसंबर से है। आप सभी जानते हैं टंट्या मामा का जीवन बहुत क्रांतिकारी रहा। मैंने उनको काफी पढ़ा है। आदिवासियों के बीच में रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं और अंग्रेजों के जमाने से टंट्या मामा जहां कार्यक्षेत्र था उनका कालाकुंड, वहां पर आज भी ट्रेन रोककर उनको सलाम करती है, उनको सलामी देती है। अंग्रेजों के गेजेटर में लिखा हुआ है कि वहां पर ट्रेन रुके, सायरन बजाए, सलामी दे और फिर आगे बढ़े। मैं एक अनहोनी बता रहा हूँ ये कि कई बार कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया तो ट्रेन आगे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो आदिवासी भाई टंट्या मामा को भगवान के रूप में मानते। भगवान इसलिए मानते कि अगर आपने उनको प्रणाम नहीं किया तो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। ये आदिवासी भाइयों की एक मान्यता है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहां से जनप्रतिनिधि रहा हूं और इसलिए मुझे मालूम है टंट्या मामा के प्रति लोगों का कितना अनुराग है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी रिच है और आपको बहुत सारी हेडलाइन बनाना पड़ेगी। शराब नीति के लिए मंत्रिमंडल की एक सब कमेटी बनती हमेशा और पिछले साल बनी थी। उसमें जगदीश देवड़ा जी, उदय प्रताप सिंह जी और निर्मला भूरिया जी तीनों थी। इस बार वही कमेटी कंटिन्यू कर रही है, पर उसमें एक मंत्री माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी को और जोड़ दिया गया है। शराब नीति क्या हो इसके ऊपर भी काम करेंगे। आप सभी जानते हैं कि उज्जैन सिंहस्थ हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा श्रद्धा का विषय रहता है और मैं भी और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी व्यक्तिगत रूप से सिंहस्थ के प्रति रुचि लेते हैं। ये सब आपको मालूम भी है। सिंहस्थ की तैयारी हमने अभी से चालू कर दी है और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है। उज्जैन सिंहस्थ बाईपास जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, वहाँ 2 लेन है, हम उसको 4 लेन करके पेवर, शोल्डर उन्नयन निर्माण के कार्य लगे 701 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे रहे हैं। कोशिश ही हम करेंगे कि ये सिंहस्थ के पहले ही कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसे ही इंदौर उज्जैन के बीच में एक और पैरेलल रोड ग्रीनफील्ड बन रही है। उसकी लंबाई भी लगभग 48 किलोमीटर है। ये भी 4 लेन बनेगी, पेवर शोल्डर के साथ बनेगी और इसकी लागत लगभग 1370 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति आज हमने दी है। इसकी विशेषता ये है कि यह सिंहस्थ से तो जोड़ेगी पर पीतमपुर के औद्योगिक क्षेत्र से भी जोड़ेगी। तो ये औद्योगिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि एयरपोर्ट के करीब से निकलेगी ये और लेफ्ट साइड में वो पीतमपुर जाएगी और राइट साइड में उज्जैन जाएगी। ये हमारी बहुत एक महत्वपूर्ण सड़क है और इसके लिए
आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसी प्रकार एक इंदौर उज्जैन जिले में एक इंगोरिया देपालपुर सड़क है। देपालपुर इंदौर जिले में आता है और इंगोरिया उज्जैन जिले में आता है। यहाँ पर भी 2 लेन सड़क बनने वाली है। इसकी भी स्वीकृति लगभग 32 किलोमीटर की है। ये 239.38 करोड़ की है। इसकी भी आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। एक और जो मैंने कहा था कि मैं नर्मदापुरम के बारे में आपको बताऊंगा, एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को दिया है कि नवीन, आप सभी जानते हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई थी, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमिट किया था कि हम 500 गीगावाट हम एनर्जी, नवीनीकरण एनर्जी बनाएंगे। मध्य प्रदेश इसमें लीड कर रहा है। मध्य प्रदेश ने उसमें सर्वाधिक सोलर और आपका विंड दोनों के पैनल सर्वाधिक लगाए। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी नवीनीकरण ऊर्जा में लगने वाली सामग्री है, साधारणतः वो इम्पोर्ट होती है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, आत्मनिर्भर भारत, उसके अंतर्गत उन्हें सभी राज्यों से कहा था कि नवीनीकरण ऊर्जा में लगने वाले उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग पार्क कौन कौन से राज्य दे सकते हैं। लगभग 8 राज्यों ने प्रयास किए थे कि हम ये सब्सिडी देंगे। उसमें मध्य प्रदेश का चयन हुआ है और लगभग केंद्र सरकार का पहले चरण में हमको 300 करोड़ का सपोर्ट भी मिलेगा। ये जो 7 तारीख को नर्मदापुरम में इन्वेस्टर मीट हो रही है, इसमें भी इसके उत्पादन करने वाले लोगों को हमने आमंत्रित किया है। ये एक बहुत बड़ा पार्क है। लगभग पहले इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो 442 एकड़ भूमि थी। आज उसमें फिर हमने लगभग 442 और जोड़कर 884 एकड़ जमीन हो गई। इसमें और जमीन लगेगी तो पीछे हमारे पास और जमीन है। इसमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। नवीनीकरण ऊर्जा में काम आने वाले संयंत्रों का उत्पादन यहाँ पर होगा और इसलिए पूरा ये टेक्निकल काम है ये, क्योंकि हर कोई नहीं करता है। और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश भर में जो इन्वेस्टर मीट की, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव भी आए हैं जिसमें लोग मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेगावाट है, बहुत बड़ा मेगा पार्क बन रहा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के संयुक्त प्रयास से नर्मदापुरम में एक बहुत बड़ा औद्योगिक पार्क बनने वाला है। तो हो गए बावई वाला। सर कौन कौन सी कंपनियां आने वाली हैं बताएंगे? रीजनल कॉन्क्लेव में बताएंगे बाद में, क्योंकि हम अगर भी कुछ कंपनियां भी आ रही हैं और इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, ये प्रधानमंत्री जी का प्रयास है। इसलिए केंद्र सरकार भी इस पार्क के डेवलपमेंट में काफी सहयोग प्रदान करेगी और केंद्र सरकार इस प्रकार के इन्वेस्टर को भी मध्य प्रदेश भेजेगी।